नमस्कार। आज का जो सवाल है ये मेंसुरेशन से है। आपको पता होगा कि इसके पहले भी हमने 2 क्लास मेंसुरेशन से किया है, जिसमें कि हम अच्छे लेवल का क्वेश्चंस को टच किए हैं, है ना? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। कल मैं एक कमेंट बॉक्स में देख रहा था यूट्यूब पर, तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये आप सिर्फ एसएससी का सवाल करवा रहे हैं, क्या ये रेलवे के लिए काम कर जाएगा? तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर एसएससी सीजीएल का अगर लेबल लगा है, इसका मतलब ये एसएससी लिखवा तो नहीं लिया इस सवाल को कि सिर्फ हम ही पूछेंगे, रेलवे नहीं पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो सवाल एसएससी में पूछा जाता है वही सवाल रेलवे में पूछ लेता है, वही सवाल आपका एसएससी के जीडी में भी पूछा जाता है, या अदर स्टेट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस पेपर हो रहे हैं उसमें भी जनरली सवाल घूमते फिरते रहते हैं। जो चीज़ें एसएससी का था कभी रेलवे उठा लिया, कभी अदर स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कभी एसएससी उठा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये पूछा गया एसएससी में है तो रेलवे में नहीं आएगा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूं कि मैं आपको पहले ही बताया था जब ये सिलेक्शन सीरीज हमने स्टार्ट किया था उससे पहले कि जो हमारा टारगेटेड एग्जाम्स है तो जनरली रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन और आपका एसएससी सीजीएल 2026, चूंकि एसएससी सीजीएल का डेट शीट क्लियर हो गया है एग्जाम्स का, अगस्त से सितंबर के बीच में ले लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है पहले हमारा फोकस ये है कि जितने भी एसएससी में प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं पिछले 2 से 3 सालों में, पहले उसे करा लिया जाए। अभी तो हम 2025 वाला देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 45 शिफ्ट का जो पेपर बना हुआ था तो पहले हम उसको कवर अप कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम रेलवे के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है उसे भी कवर करेंगे। तो परेशान होने की बात नहीं है। चलते हैं आज का पहला सवाल, आइए समझते हैं क्या है। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अ कोड सब्टेंडेड एन एंगल थीटा, यानी रेडियन में थीटा बना रहा है, एट द सेंटर पर ए थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, which expression represent the length of the minor arc। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो माइनर आर्क के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आइए समझते हैं, समझना ध्यान से, है ना? समझेंगे, सामने देखना, सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहले तो एक चीज समझना जरूरी है कि सर्कल में माइनर आर्क क्या होता है। ये सर्कल है, माइनर आर्क का मतलब क्या था, जैसे सेंटर है तो सेंटर से अगर हम कोई सेक्टर कट करते हैं, अगर इस सर्कल का कोई सेक्टर कट करते हैं तो ए वाला जो आर्क है इसे हम माइनर आर्क बोलते हैं, है ना? ए बी, ए माइनर आर्क इसका ए बी हो गया, इसे रिप्रेजेंट ए बी से ऐसे करते हैं माइनर आर्क। इस माइनर आर्क का लेंथ पूछ रहा है, पर ये बोल रहा है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल बनता है, पर ये एंगल जो है ये रेडियन में है, थीटा रेडियन में बन रहा है, जबकि एंगल डिग्री में होना चाहिए। तो पहले तो हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो बताइए कि इसका एक्सप्रेशन, इस लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, माइनर आर्क। समझेंगे सामने। थीटा डिग्री क्या है, रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कल ही हमने क्लास में बताया था कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 180 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई पाई एंगल बन रहा है, ये आपका डिग्री में बन रहा है। समझ में आ गई बात? चलिए, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, है ना? जरा सामने देखना, अगर थीटा के जगह पर ए वाला सेक्शन पूरा उठा के रख दें तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू पाई आर की जगह पर तो आर ही रखोगे और थीटा की जगह पर लिखोगे 180 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई पाई और डिवाइडेड बाई 360। यहाँ पर जरा सामने देखो, 360 डिवाइड हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, थीटा तो कटेगा नहीं, 180 से 2 टाइम्स में और 2 से यहाँ कटा तो बचा क्या, आर इंटू थीटा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? तो अब किसी बच्चे के माइंड में ये लग रहा हो सर इतना बड़ा करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, बड़ा नहीं है। अगर मैं इसे एग्जामिनेशन हॉल में बनाता तो मैं देख के ही क्वेश्चन उड़ा देता, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर ऐसे पुट करके हम इतना कैलकुलेशन थोड़े ना करते, मन में ही इसका सवाल किया जा सकता था। क्लियर है? तो क्या है कि ये तो इसलिए क्योंकि हर एक टाइप के बच्चे वीडियो को देखते हैं तो उनके हिसाब से उनको बताना पड़ता है। चलिए आज का सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त सीधा, समझना ध्यान से क्या कर रहा है, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब अबाउट अ ट्रायंगल इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 120 डिग्री and the radius of the circumscribed circle is r,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द 120 डिग्री एंगल। सर क्वेश्चन एक आ रहा है, देखो क्या है, समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन, आओ समझते हैं फिगर से, समझना सामने है ना। सामने देखेंगे क्या है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बनाया गया, एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस हमने क्यों बोला, क्योंकि 120 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना दिया। याद रखने वाली बात क्या है, थोड़ा समझना ध्यान से, ये जो ऐसे समझोगे ए बी और सी, ये जो ए बी जो लाइन है, यानी कि जिसको हम कोड बोलते हैं, ठीक है, ए बी जो लाइन है ये सेंटर से नहीं पास करेगा, सेंटर से अगर पास किया होता, सुनो ध्यान से, अगर सेंटर से पास किया होता तो 180 यहां पर एंगल बना रहा होता, यानी कि यहां पर 180 का एंगल बनता, चूंकि स्ट्रेट लाइन है अभी भी 180 बन रहा है, पर अगर सेंटर से पास किया होता तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता। क्यों, हम सबको पता है कि एक ही आर्क के द्वारा सेंटर के हाफ एंगल यहां पर बनता है सर्कमफ्रेंस पर, अगर सेंटर पर 180 बन रहा है तो यहां पर 90 बनता, पर ये यहां पर क्या बना रहा है, 90 नहीं बन रहा है बल्कि 120 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटर से पहले से ही, यानी सेंटर के और इधर से जो है लाइन पास कर रहा है। चलो आगे कह रहा है कि इसका रेडियस दे दिया है आर, तो यहां से भी ड्रॉ कर लेते हैं रेडियस आर, थोड़ा सामने देखोगे, अगर ये रेडियस आर है तो अब सामने सुनना ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए बी की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों रेडियस होने की वजह से इक्वल है, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, इसलिए शो तुम बोलोगे ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि बेस का एंगल आपस में इक्वल हो गया। क्लियर है। एक चीज और ध्यान दोगे, ए सी बी ओ, ए सी बी ओ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो बाकी ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से ये भी 60 हो गया। इसका मतलब ओ ए बी आइसोसेलेस नहीं, आइसोसेलेस नहीं बल्कि एक कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये तुम्हारा बन गया इक्विलेटरल, ओ ए बी क्या बन गया, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज, तीनों साइड इक्वल है ना, समबाहु यानी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर ए ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब ए भी तुम्हारा आर हो जाएगा। तो 120 के सामने वाला जो साइड है वो कितना आ गया, आर, तो सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर। अगेन एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सामने, अच्छा क्वेश्चन है, करे इन अ सर्कल कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ई सच दैट, रेशियो दे दिया है, समझना सामने, करे एक सर्कल है, इसमें दो कोड है ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी एक दूसरे को ई पॉइंट पर कट करता है। आगे जरा सामने है ना, आगे देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, ए और ए बी का रेशियो 2 और 3 दे दिया है, पर आपके पास एक और चीज दिया है कि ए बी का जो वैल्यू है x के बराबर है और सी डी का वैल्यू y के बराबर है, मतलब ये हुआ कि अगर ए बी यहां से x है पर इसको किस रेशियो में, 2:3 में कट किया गया है। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जरा देखो सामने, ए ई रेशियो ए बी, ए ई मतलब सामने ए ई रेशियो ए बी, मतलब अगर ए 2 है तो ए 3 है। चलो आगे, सीई और ईडी का रेशियो, सीई अगर तुम्हारा 5 है तो ए तुम्हारा 2 दे दिया है, पर इनका डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये 5 और 2 है, क्योंकि इसका अपना रेशियो है, हो सकता है इसका कोफिशिएंट x रहा होगा, इसका कोफिशिएंट y रहा होगा, हमें नहीं पता, पर ऐसे डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते हैं कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, हम ये कह सकते हैं कि ये 2x है और ये 3x है, पर ये भी अभी हम सिर्फ समझाने के लिए, अब समझना ध्यान से, मतलब ये हुआ मेरे दोस्त थोड़ा सामने कि x को 2 3 के रेशियो में कट किया है, इसका मतलब ए ई जो रहा होगा ना, ए ई है ना, ये क्या रहा होगा, टोटल 5, यानी x को 5 बोला जाए तो x का 2/5, और तुम्हारा ई बी जो रहा होगा, जरा सामने देखना, x का 3/5,
मतलब ए बी जो है ये 3x/5 है, ये 2x/5 है। सेम यही कहानी सी डी पर चले जाओ, जरा देखो सी डी ये y दिया है जबकि रेशियो है 5 रेशियो कितना 2, 5 और 2 टोटल 7 है। तो अगर हम बात करें सिर्फ इसका तो 5y 5y/7 और ए वाला 2y/7 ऐसे बोलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ सिर्फ इस सेक्शन का तो तुम बोलोगे कि y को कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 5y/7, सॉरी 7, मतलब इस रेशियो में। पर अगर इसकी बात करें तो y का 2/7 है ना, तो 2y/7 आ गया। अब आपसे कह रहा था कि बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। सुनो ध्यान से, ऐसा है हम सबको पता है कि एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए सी ई, ठीक है, यहाँ भी लाइन को मिला लो। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सिमिलरिटी रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे सिमिलर है जरा सामने देखो, इसी आर्क के थ्रू बनने वाले सरकमफ्रेंस पर दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। और इस आर्क के थ्रू बनने वाले इसके सामने के एंगल, मतलब ए वाला सरकमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। हालांकि हम इसे नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि ए वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट से दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और सिमिलर है तो कोरस्पोंडेंस साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जरा सामने, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके सामने का साइड यानी कि इस एंगल के सामने का साइड क्या हो जाएगा, ए ई, और चूंकि दिस इक्वल टू दिस है तो इसके सामने का साइड बोलोगे ई डी, इक्वल हो जाएगा इस एंगल के सामने का साइड क्या है, ई सी या सी ई, और इसके सामने का साइड बोलोगे बी ई। अब इनका वैल्यू रख दो, ए ई की जगह पर क्या रखोगे 2x/5 और ई डी की जगह पर क्या रखोगे, जरा सामने देखोगे ए ई और ई डी, ए वाला 2y/7 इक्वल हो जाएगा। सी की जगह पर क्या रखोगे, सी 5y/7 एंड इसकी जगह पर 3x/5। मुझे लगता है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा सामने देखना, इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, है ना। सामने क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको क्या करते हैं 7 को ऊपर लेके चले जाते हैं, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे मतलब ये हुआ कि 2x/5 इंटू 3x/5, तो 2x/5 इंटू 3x/5 इज इक्वल टू 5y/7 और इंटू में 2y/7 मल्टीप्लाई कर दिए। 3 2 जा 6, 6x² इज इक्वल टू 10y² 49। अब जरा देखो यहीं से आंसर आ गया, 25 दहाँ के 250, 250 ऐसे तुम चाहो तो कट कर दो, यहाँ से 5 और यहाँ पर 3, 25 25 125 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। तो एक अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये तो काफी बड़ा है, एक्चुअली ये बड़ा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले आपको सिमिलरिटीज का अगर रूल क्लियर है तो हम ये चीज जो आपको हमने कराया ये आप माइंड में ही कर सकते थे, है ना। दूसरी बात, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर सिमिलरिटीज का रूल क्लियर होगा तो ये क्यों लिखेगा बच्चा, डायरेक्ट उसका वैल्यू नहीं रखेगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ हम चले जाते तो हमारा काम हो जाता। सही बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। ये भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 का ही शिफ्ट, किसी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, परेशान होने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि अभी चूंकि जब सेक्शनल टाइमर हो गया है तो इतना मतलब लेंथी क्वेश्चंस देगा भी नहीं, ये टफ नहीं है, लेंथी है, कैलकुलेटिव है, तो ऐसा क्वेश्चंस देगा भी नहीं। 15 मिनट में 25 सवाल अगर करना है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बल्कि नॉर्मल क्वेश्चन देंगे जिससे कि बनाया जा सकता है।